ये जो हमारा आर्टिकल है वो दहेज से रिलेटेड है। दहेज से रिलेटेड दो फैक्ट मैंने अभी तक अपनी आंखों से देखा। ठीक है, हम दो पक्षों की बात करते हैं। एक पक्ष है लड़की वाला मजबूत पक्ष। ठीक है, इसमें जो है गर्ल्स का पक्ष मजबूत है, गर्ल्स की फैमिली मजबूत है, उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा सजग हैं। दूसरा हम पक्ष देखने वाले हैं बॉयज़ का, जो कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं। अब होता क्या है, लड़की चाहती है कि लड़का मेरी हर बात माने, हर बात मेरी सुने, मैं जैसा कहूँ वो वैसा करे। लड़का यदि मना करा तो बस लड़की ने अपना हथियार चला दिया, काय का, दहेज वाला, डौरी का केस उसके ऊपर लगा दिया। इतना ज़्यादा बेकार केस है कि वो जिस जिस का नाम लिखवाएगी उसके ऊपर ये केस चल जाएगा। एक पक्ष तो हमने ये देख लिए हैं जिसमें लड़का वाला पक्ष प्रताड़ित हुआ है, और वैसे भी देखा जाए ना, ज़्यादातर जो दहेज वाले केस रहते हैं फर्जी। लेकिन आज के दौर में भी दहेज चलता है। बिहार का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, बिहार में आप लड़के की शादी कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा। यदि आप जॉब में हैं तो आप ये समझ लीजिए कि पैसे की डिमांड होना ही होना है। यदि आप लड़की की शादी कर रहे हो तो यदि आपने पैसा लिए हो तो आपको पैसा देना भी पड़ जाएगा। इसलिए बिहार जैसे स्टेट में ज़्यादातर मैं एग्जांपल देखा हूँ कि पैसे का लेन देन मुँह खोल कर होता है, अपने मुंह से बोलते हैं लोग। एक चीज़ तो हम ये देख लिए, पहले बहुत ही ज़्यादा इसका चलन था। जैसे कि एक चलन का मैं एग्जांपल देता हूँ। एक घर में दो लड़कियाँ आती हैं। एक लड़की आती है गरीब परिवार के यहाँ से और दूसरी लड़की आती है अमीर परिवार के यहाँ से। अमीर परिवार के घर की लड़की काफ़ी सारा सामान अपने साथ में लेकर के आती है, और गरीब घर की बेटी आप जानते हैं क्या लेकर के आएगी? वो खुद आ गई, यही तो सबसे बड़ा धन है। अब यहाँ की जो सास है, सबसे मेन तो सास ही रहती है, लड़ना चालू कर देगी। एक तरफ तो जो उसकी बहू है पैसे वाली, उसके साथ उसका व्यवहार बढ़िया रहता है, लेकिन जो गरीब रहती है उसको हमेशा वो ताने सुनाते रहती, कोई ना कोई बहाने से लड़ते ही रहेगी। ये एग्जाम्पल मैंने अपने आंखों से देखा हूँ। तो ऐसे भी एग्जाम्पल हमको सामने देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम एक बात केस का स्टडी करने वाले हैं, केरल वाले केस की। केरल वाले केस को लेकर ही यहाँ पर यह आर्टिकल लिखा गया है। तो केरला वाले यदि केस की हम बात करें ना, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि केरला का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, केरल एजुकेशन के मामले में अच्छा है। केरल एजुकेशन के मामले के अलावा वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, महिलाओं की पार्टिसिपेशन जो है पॉलिटिक्स में अच्छी है। दूसरी ओर यदि हमें दहेज के कारण, दहेज के वायलेंस के कारण किसी लड़की की डेथ हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न उठाता है कि आप कैसे कह सकते हो कि केरल का डेवलपमेंट हो रहा है सब तरीके से। कि डेथ होने के बाद कई सारी घटनाएं हमको देखने को मिलता है। डेथ होने के बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध करना चालू कर दिया था। इसके अलावा चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट वुमेन्स कमीशन, इनको रेजिग्नेशन देना पड़ा था। पब्लिक ने इतना ज़्यादा विरोध किया था। इसी के चलते चलते हमें एक और बात देखने को सामने मिली। पुलिस ने उसके हस्बैंड को गिरफ्तार किया और उसके ऊपर कई सारी डाउरी वायलेंस से रिलेटेड धाराएं लगा दी हैं। आइए कुछ डेथ से रिलेटेड डेटा को हम देख लेते हैं। देखिए, 2020 और 2019 की यदि हम बात कर लेना तो दहेज से रिलेटेड जो डेथें हैं, हर 6 में से एक की डेथ होती है, और वायलेंस भी जो है फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड इन द मीडिया। और पिछले यदि हम लास्ट 5 ईयर का डेटा देख लें तो पुलिस के डाटा के अनुसार 50 से भी ज़्यादा जो है दहेज से रिलेटेड डेथ हमको देखने को मिलती है। दूसरी बात यह है, कुछ कुछ मामले तो कोर्ट तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। कोर्ट में पहुंचने के पहले ही मामले को रफा दफा कर लिया जाता है। कई सारे रीज़न हो सकते हैं।
अब यदि हम बात कर लें कि केरल में क्या कानून है दहेज को लेकर के, केरला डाउरी प्रिवेंशन एक्ट 1961, ये कानून बनाया गया है केरल सरकार के द्वारा दहेज से रिलेटेड कानून जो अपराध हैं उनसे निपटने के लिए। इसके अलावा भी वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ कुछ नए नए प्रावधान किए हैं, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं ताकि इस प्रकार के जो मामले हैं जल्दी से जल्दी इनका सॉल्यूशन निकल सके। दूसरी बात यह है 24/7 हेल्पलाइन चालू करी गई हैं। इसके अलावा पुलिस को भी जो है बढ़िया से अलर्ट किया गया है और उनको और भी ज़्यादा हेल्पफुल बनाने की कोशिश की गई है। केरल स्टेट इतना ज़्यादा आगे रहता है, हम हर चीज़ में देखते हैं, तो उसकी सफलता में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। केरल की सक्सेस इम्प्रूविंग सोशल इंडिकेटर जैसे कि लिटरेसी, एजुकेशन, बर्थ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसके अलावा महिलाओं की मौजूदगी किसमें, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक लीडरशिप में, ये जो है सारी चीज़ें बताती हैं कि महिलाओं का योगदान यहाँ पर कितना है। देखिए बाकी के ये चीज़ तो उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन मेन मायने रखती है पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक की लीडरशिप। दो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है महिलाओं के लिए। अब आप खुद सोचिए, केरल की विधानसभा में यदि महिलाएं ही नहीं रहेंगी तो महिलाओं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जो मुद्दे हैं, वो कैसे सामने आएंगे। ठीक इसी प्रकार से एससी और एसटी के यदि कोई व्यक्ति नेता नहीं बन पाता है तो एससी और एसटी का उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाता। इसीलिए जो पिछला तबका है उसका राजनीति में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यदि हम केरल की बात कर लें तो केरल का जो लेजिस्लेटर है इसका केवल 10% हिस्सा ही महिलाओं हमको देखने को मिलता है। यदि हम केरल की कैबिनेट की बात करें तो उसमें से हमको 21 जो है मेंबर महिलाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हम बात कर लें यदि वर्क में पार्टिसिपेशन रेट की, तो केरल के कामकाज में महिलाओं की भागीदारी 20% देखने को हमको मिलती है। इसके अलावा एजुकेशन का जो लेवल है वो भी अब बढ़ते जा रहा है। लेकिन दिक्कत ये हो गई है, चाहे वो केरल हो चाहे वो कोई भी अदर स्टेट हो, इंडिया का यदि हम एवरेज देखें ना तो महिलाओं को नॉर्मली घर के कामकाज के लिए उनको फोर्स किया जाता है कि वो घर का कामकाज ही करें, खाना बनाए, बस देखें। और कोई भी हो, ज़्यादातर लोगों की यही सोच रहती है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति जॉब में लग जाता है तो वो जॉब वाली लड़की से शादी नहीं करता है, पता नहीं क्या रीज़न है, वो बिना जॉब वाली लड़की से ही शादी करता। इसके अलावा यदि हम इस प्रकार से उनको फोर्स करेंगे कि वो घर के कामकाज ही देखती रहें तो हमारी जीडीपी जो है उसमें महिलाओं का योगदान कैसे करके बढ़ेगा। वो तो कभी अपने आप में इंडिपेंडेंस नहीं हो पाएंगी, और जब वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस नहीं हो पाती हैं तो फिर उनके साथ में हिंसा की घटनाएं बढ़ते जाती हैं। जैसे कि केरल का हम एग्जाम्पल देख चुके हैं, एक महिला 24 साल की जो उसकी दहेज से रिलेटेड वायलेंस के कारण जो डेथ हुई है वो इसी का मेन रीज़न है। यदि लड़की अपने पैर में खड़ी रहती तो क्या कोई उसके ऊपर दबाव बना पाता? नहीं बना पाता। ये सब बातें हैं। अब एक बात यहाँ पर बताई जाती है कि इकोनॉमिक एक्सपांसन हो रहा है कब से, 1919 से, जिसने इनकरेज किया है क्लियरली कंजप्शन। इसी के चलते चलते इनेबल हुई है ये जो प्रैक्टिसेस, जैसे कि डाउरी स्प्रीड हो सके और वो भी गहरा स्प्रीड हो सके सोसाइटी के अंदर में।